नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी की एक ऐसी क्रांतिकारी किताब की जिसने सच में भारत के सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया था। किताब का नाम है गुलामगिरी और इसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले, वो महान विचारक जिन्हें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी अपना गुरु मानते थे। पुस्तक उठाओ, यही तुम्हारी तलवार है। फुले के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस किताब का, उस सोच का पूरा निचोड़ है, जिसका एक ही मकसद था, सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये किताब असल में करोड़ों लोगों के लिए मानसिक आज़ादी का एक हथियार बन गई। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े विद्रोह की चिंगारी आखिर लगी कहाँ से? किसी किताबी सिद्धांत से नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत अपमान से। फुले की ये लड़ाई उनके अपने जीवन के एक दर्दनाक अनुभव से पैदा हुई थी, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। फूले की शुरुआती जिंदगी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। देखिए, एक तरफ उनका परिवार पेशवा शासकों के लिए फूलों का काम करता था, जिसके लिए उन्हें इनाम में 35 एकड़ जमीन मिली थी। मतलब पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक हैसियत वो बिल्कुल उलट थी। एक शूद्र होने की वजह से, मतलब उस वर्ण व्यवस्था में जिसे सबसे नीचे माना जाता था, उन्हें स्कूलों और मंदिरों तक में घुसने की इजाजत नहीं थी। जरा सोचिए, जो इंसान महलों में फूल देने जा सकता है, उसे ज्ञान के मंदिर में जाने की मनाही थी। और फिर साल था 1848। फूले की उम्र थी महज 21 साल। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे। जब वो बारात में साथ साथ चल रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और भरी बारात में उन्हें जलील किया। उन पर चिल्लाया गया कि एक शूद्र की हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों के साथ चलने की। कहते हैं उस रात फूले एक पल के लिए भी सो नहीं पाए, और यही अपमान उनकी क्रांति की पहली चिंगारी बना। उस रात उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा कि ये जो ऊंच नीच का पूरा ढांचा है, क्या ये सच में भगवान ने बनाया है, या फिर इसे कुछ चालाक स्वार्थी लोगों ने सिर्फ अपनी ताकत और अपना रुतबा बनाए रखने के लिए गढ़ा है। बस इसी एक सवाल ने उन्हें जाति व्यवस्था की असली जड़ों तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। और जानते हैं फुले को अपने इस सवाल का जवाब कहाँ मिला? उन्हें जवाब मिला ज्ञान में। उन्होंने ये महसूस किया कि हजारों साल की गुलामी की असली वजह अज्ञानता है, लोगों को शिक्षा से दूर रखना है। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका पहला क्रांतिकारी कदम, शिक्षा का प्रसार। उन्होंने लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इसका मतलब बहुत सीधा है कि अगर शिक्षा नहीं है तो सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। जब वो शक्ति नहीं रहती तो सही गलत का फैसला करने की नैतिकता भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद तो सब बर्बाद हो जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि निचली जातियों का पतन ही इसलिए हुआ क्योंकि उनसे शिक्षा छीन ली गई। तो इस सिस्टम से लड़ने के लिए क्रांति की शुरुआत कहां से की जाए? ज्योतिबा ने इसकी शुरुआत की अपने घर से। उन्होंने सबसे पहला काम किया अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाने का। उनकी सोच बहुत साफ थी। एक आदमी पढ़ता है तो वो अकेला आगे बढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां तक सुधर जाती हैं। और फिर उसी साल 1848 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। जाहिर है समाज में भूचाल आ गया। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने के लिए घर से निकलती तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़, यहां तक कि गोबर फेंकते थे, गालियां देते थे। लेकिन उनका हौसला देखिए, वो रोज अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं, स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर अपनी छात्राओं को पढ़ाती थी। और इस हिम्मत और मेहनत का नतीजा कमाल का था। 1852 आते आते फूले के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या उस पूरे इलाके के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों से 10 गुना ज्यादा हो गई थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि लोग बदलाव चाहते थे, बस उन्हें एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने इतना दबाव बनाया कि ज्योतिबा के अपने पिता को उन्हें और सावित्रीबाई को घर से निकालना पड़ा। समाज में बराबरी की बात करने की सजा ये मिली कि वो दोनों बेघर हो गए। पर घर से निकाले जाने के बाद भी उनका संकल्प टूटा नहीं, बल्कि अब ये लड़ाई और बड़ी हो गई थी।
अब उनका संघर्ष सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने समाज में फैली हर उस बेड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर जंग छेड़ दी। गर्भवती विधवाओं को समाज के ताने और शिशु हत्या के डर से बचाने के लिए एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। विधवाओं के सिर मुंडवाने की जो अपमानजनक रस्म थी, उसके खिलाफ उन्होंने नाइयों को इकट्ठा किया और एक ऐतिहासिक हड़ताल करवा दी। उन्होंने खुद एक ब्राह्मण विधवा के बेटे को गोद लिया और उसे अपना वारिस बनाया। ये उस समय जाति व्यवस्था पर एक सीधा तमाचा था और 1868 में उन्होंने अपने घर के पानी का हौज उन लोगों के लिए खोल दिया जिन्हें समाज अछूत कहता था। ये एक ऐसा कदम था जिसकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका मकसद बहुत साफ था, लोगों को पुरोहितों और बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराना और तर्क, समानता और आत्मसम्मान पर टिका एक नया समाज बनाना। और इसी साल उन्होंने अपनी वो सबसे मशहूर किताब लिखी, गुलामगिरी। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही साहसी और सीधी तुलना की। उन्होंने कहा कि भारत की जाति व्यवस्था और अमेरिका में चल रही दास प्रथा दोनों एक ही चीज़ हैं। उनका तर्क था कि जैसे अमेरिका में गोरे लोग कालों को गुलाम बनाते हैं, वैसे ही भारत में कुछ वर्गों ने धर्म की बेड़ियों से बहुजन समाज को गुलाम बनाकर रखा है। तो फूले की विरासत क्या है? उनके इन क्रांतिकारी विचारों ने आधुनिक भारत को किस तरह से बदला और क्या आज भी उनके विचार उतने ही जरूरी हैं? चलिए देखते हैं। फूले का प्रभाव कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में मिलता है। अम्बेडकर फूले को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने अपनी किताब हु वर द शूद्रास फूले को समर्पित करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का महानतम शूद्र कहा था। और ये असर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। फुले के सत्यशोधक समाज के जो सिद्धांत थे, उनकी गूंज हमें सीधे भारत के संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। देखिए, फुले ने तर्क और विवेक की बात की। हमारा संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। फुले ने मानवीय समानता की बात की। हमारा संविधान प्रतिष्ठा और अवसर की समता की गारंटी देता है। और फुले ने जिस सामाजिक भाईचारे की नींव रखी, वही हमारे संविधान में बंधुता के रूप में मौजूद है। लेक्चर 1888 में उनके काम से प्रभावित होकर जनता ने ही उन्हें महात्मा यानी महान आत्मा की उपाधि दी। 1890 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका मिशन रुका नहीं। सावित्रीबाई ने उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया और आखिर में प्लेग के मरीजों की सेवा करते करते उन्होंने भी अपनी जान दे दी। ये एक साझा संघर्ष था, एक साझा बलिदान। फूले की गुलामगिरी आज भी हमें उन सभी तरह की मानसिक गुलामियों से लड़ने की प्रेरणा देती है जो हमें जाति, धर्म या अंधविश्वास के नाम पर बांटती हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है और सोचने वाला सवाल है, आज के दौर में वो कौन सी नई तरह की मानसिक गुलामगिरी हैं जो हमें आपस में बांट रही हैं?